राइट। इसके पहले लेक्चर में हमने क्या असेस किया था, असेसमेंट हमने किया था एक्सटर्नल एक्सपोजर का, राइट। और एक्सटर्नल एक्सपोजर में हमने ये देखा था कि उसके लिए जो डोसीमीटर जो यूज करा था हमने, रेडिएशन बैच, जो टीएलडी डोसीमीटर्स की बात करी थी, और इंडिविजुअल डोज मेजर करने के लिए वो टीएलडी बैच जो है इट इज डिसाइडेड बेसिकली बाय AERB और एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की इंडिया में जो है वो मॉनिटरिंग जो होगी, एक्सटर्नल एक्सपोजर की जो मॉनिटरिंग होगी वो इट विल बी परफॉर्म बाय दिस डोसीमीटर, राइट, थर्मोल्यूमिनेशन डोसीमीटर। और वो डोसीमीटर का जो कंपोजिशन जो होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट डिस्प्रोशन, राइट। और ऑल ओवर इंडिया उसी के बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होती है, जहाँ पे हमने देखा कि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग को दो भाग में उन्होंने क्लासिफाई किया, एक होल बॉडी डोज मॉनिटरिंग और दूसरा स्किन डोज में। स्किन डोज इज मेजर्ड एट द प्लेस वेयर द TLD इज ओल्ड, जहाँ पे आप TLD पहन रहे हो, इन द सॉफ्ट टिश्यू एट द डेप्थ ऑफ 0.07 mm, and whole body dose is measured in soft tissue at the depth of 10 mm. और वही डोज जो है वो आफ्टर when using the TLD for 3-month period, when we return it to the vendor for reading the doses, the vendor provides or authorized vendor by the AERB who reads the dose, right? It provides in the form of like whole body dose and skin dose, right? तो हमने इतनी चीजें जो थी वो पिछले लेक्चर में कवर करी थी। तो हमने एक्सटर्नल एक्सपोजर हमने ये भी देखा था। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने इंडिविजुअल मॉनिटरिंग में क्या बात करी थी कि एक्सटर्नल एक्सपोजर और इंटरनल एक्सपोजर दोनों ही मेजर होना चाहिए। दोनों जब मेजर होगा तभी जाकर के अमाउंट ऑफ डोज रिसीव्ड बाय द रेडिएशन वर्कर विल बी कंप्लीट, करेक्ट। मतलब टोटल डोज जो बनेगा वो इंटरनल एक्सपोजर और एक्सटर्नल एक्सपोजर का समेशन होगा, करेक्ट। तो अभी दूसरा पार्ट देखते हैं कि इंटरनल एक्सपोजर को कैसे मेजर करा जाता है या उसको कैसे असेस किया जाता है, करेक्ट, राइट, फाइन। सो पहली चीज कि इंटरनल एक्सपोजर जो कितने तरीके से हो सकता है, राइट। सो इंटरनल एक्सपोजर अकर व्हेन रेडियोन्यूक्लियाइड्स हैव बीन इनहेल्ड। यदि इनहेल हो जाए तो इंटरनल एक्सपोजर होएगा, राइट। इंजेस्ट हो जाए, इनहेल हो जाए, इंजेस्ट हो जाए, और अदरवाइज टेकन इनटू बॉडी, राइट, अदरवाइज टेकन इनटू बॉडी थ्रू, किसके थ्रू, वुंड, एक, एंड याद रखिएगा इंटेक्ट स्किन, दोनों ही चीजें। देखो वुंड तो क्लियर है, जहां कट हो गया उधर के थ्रू इंटर कर सकता है, लेकिन इंटेक्ट स्किन है तो भी यहाँ पे भी आएगा आपको डोज। यहाँ से भी क्या होगा, यदि चिपक गया, कंटामिनेशन हो गया, फॉल हो गया, तो धीरे धीरे स्किन के थ्रू भी वो बॉडी में जा सकता है, राइट। सो इंटरनल एक्सपोजर कैसे कैसे हो सकता है, इट कैन ऑकर थ्रू इनहेलेशन, इनहेल हो जाए, इंजेस्ट हो जाए, राइट, अदरवाइज इट कैन कम टू द बॉडी थ्रू वुंड्स एंड इंटेक्ट स्किन ऑल्सो। ये इसके रूट है। दूसरी बात, ए प्रोपोर्शन ऑफ द इनहेल्ड मटेरियल, जो भी आपने इनहेल किया है
फाइनली बॉडी में शॉ लोड हो ही जाएगा। कुछ प्रोपोर्शन जो है, जो भी इनहेलेशन हुआ है वो जाकर के बॉडी में डिपॉजिट होएगा, राइट। इवेंचुअली विल बी शॉ लोड। और जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स इनसाइड द यदि बॉडी आ गया तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल इमिटर्स भी बोलते हैं। जो रेडियो न्यूक्लियाइड्स बॉडी के अंदर आ गया तो वो अंदर से ही अब फिर इमिशन शुरू कर देगा ना, सो इट कैन एक्ट एज ए इंटरनल इमिटर्स। लाइफ सोर्स चलता है। ओके, नाउ अब जो इंटरनल इमिटर आए, ये तो बॉडी के अंदर इंटर हो गया। तो जो भी रेडियो न्यूक्लियाइड जो बॉडी में इंटर हुआ है उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के ऊपर इट विल डिपेंड कि अपटेक कितना होगा। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करेगा कि अपटेक कितना होगा और बॉडी में ये कैसे मूव करेगा। ओके, हाउ इट विल मूव throughout the body, plus and it also determine physical and chemical property कि ये कहाँ पे जाके स्टिक करेगा जहां से डीके शुरू होगा। या ऐसा नहीं कि जहां स्टिक करेगा तभी डीके होगा, डीके तो कंटिन्यूअस मूवमेंट में है तभी भी डीके होगा रेडियो एक्टिविटी। लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी ही डिसाइड करेगा कि किस ऑर्गन में जाके एक्यूमुलेट होगा, राइट, और कैसे डीके होगा। हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स, कितने देर तक बॉडी में रहेगा और किस पर्टिकुलर ऑर्गन में रहेगा। ओके, सम इंटरनल इमिटर्स जो हैं दे कैन बी क्विकली एक्सक्रीटेड। कुछ जो हैं वो तुरंत बॉडी से निकल जाएंगे। अदर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड मे बी रिटेन फॉर मेनी ईयर्स। कई सालों सालों तक पड़ा रहेगा बॉडी में। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, हमने क्या बोला, इंटरनल एक्सपोजर इतने रूट से होकर के आ रहा है और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है जो रेडियो न्यूक्लियाइड के, उसके ऊपर डिपेंड क्या कर रहा है, अपटेक, उसका मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, हाउ इट इज गोइंग टू डिके, हाउ लॉन्ग इट विल रिमेन इनसाइड द बॉडी। जितना दिन तक बॉडी के अंदर रहेगा वो क्या करेगा, डोज देता रहेगा। और हमें क्या चाहिए, एक बार एंट्री हो गई तो टोटल डोज कितना डिलीवर करेगा। ओके, हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए। ओके, राइट। तो एक जैसे हमने ये लिया फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल के बेस पे, रेडियो आयोडीन आपका, जो रेडियो आयोडीन जो है इट इज जस्ट लाइक ए नॉन रेडियो एक्टिव आयोडीन की तरह ही इसका अपटेक होगा। और अपटेक कहां पे होगा, थायराइड ग्लैंड पे। जैसे दूसरा एग्जांपल का रेडियम है। रेडियम जो है यदि फॉर्म सुटेबल हो, मतलब फॉर्म सुटेबल फॉर्म मीन्स एक पर्टिकुलर फॉर्म में हो, कोई केमिकल और फिजिकल फॉर्म में हो, तो इट विल बी डिपोजिटेड इनटू द बॉडी। ओके, राइट। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या हुआ, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी विल डिटरमिन क्या, उसका अपटेक कैसा होगा, बॉडी में मूवमेंट कैसा होगा, और कैसे डिके उसका पैटर्न क्या होगा, क्या क्या डिके होकर के बन रहा है, हाउ लॉन्ग इट इज गोइंग टू रिमेन। एंड ये देखो, ये सारे फैक्टर जो देख रहे हो ना, अपटेक, मूवमेंट इनसाइड द बॉडी, डिके प्रोसेस, और हाउ लॉन्ग इट रिमेन्स, it is going to determine the amount of dose which will be delivered to the body as an internal exposure. Okay? Okay. ठीक है, देखो हमने देखा जो इंटरनल डोज जो होगा, कितना इंटरनल डिपॉजिट होगा डोज, वो किस पे डिपेंड करेगा, it will depends on biological half-life of radionuclide, right? इस पे डिपेंड करेगा बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ द रेडियोन्यूक्लियाइड। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ये है कि द टाइम
for its incorporated activity to reduce to 50%. या जो भी एक्टिविटी बॉडी में इनकॉर्पोरेट हो चुकी है उसको कितना रिड्यूस होना है, टू रिड्यूस टू द 50% बाय द प्रोसेस ऑफ रेडियोएक्टिव डिके एंड एक्सक्रीशन. दोनों ही मिला करके रेडियो एक्टिव डिके एंड एक्सक्रीशन. इसको बायोलॉजिकल रिलेशनशिप जो होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाई टी इफेक्टिव is equal to 1 divided by TP plus TP. right plus TP. जहाँ TB जो है ये वाला पार्ट वो एक्सक्रीशन से आ जाएगा, मतलब जो बायोलॉजिकल एलिमिनेशन जो हो रहा है उसका 50% उसके उस रेट से जो आ रहा है वो, और TP जो है वो आपका दिस इज कमिंग फ्रॉम फिजिकल डिके. तो क्या है कंसिक्वेंट, क्या होगा, जो भी कंसिक्वेंट होता है इंटरनल डोज जो भी डिपोजिट होगा इट इज गोइंग टू डिपेंड ऑन बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ऑफ इफेक्टिव, बेसिकली इफेक्टिव हाफ लाइफ जो भी बोलो, दोनों कंपोनेंट का इफेक्टिव जो होगा वो 50% जो भी इनकॉर्पोरेट हुआ एक्टिविटी 50% जब रिड्यूस हो जाएगा तो उसको आप कंसिडरेशन में ले रहे हो. करेक्ट. सिर्फ एक ही फैक्टर पे नहीं हो रहा है, वहां पे हमने क्या लिया, अमाउंट ऑफ अपटेक, कितनी एक्टिविटी अपटेक हुई, राइट, वो प्लस वो कितने देर तक बॉडी में रह रही है. एक्टिविटी का अपना नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब उसका जो इमिशंस जो हो रहे हैं वो किस किस टाइप्स के इमिशन हो रहे हैं, अल्फा हो रहा है, बीटा हो रहा है या गामा हो रहा है, गामा के कितने एनर्जी लेवल्स हैं सबको सम करना पड़ेगा. करेक्ट. और इसीलिए न्यूक्लियर मेडिसिन में जब भी आपकी न्यूक्लियाइड डिके चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में लोग पूछते हैं, क्योंकि न्यूक्लियाइड डिके चार्ट जो होता है वहां से आपको क्या पता चलेगा कि उसके कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमिशंस हैं और हर इमिशन का कितना परसेंटेज है, बिकॉज ऑल आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द इंटरनल डोज. स्पेशली वो इंटरनल के लिए ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वंस इट विल गो इनसाइड द बॉडी, वो जो भी डोज कैलकुलेशन का फॉर्मूला है या डोज असेसमेंट करने का तरीका है इंटरनल डोज असेसमेंट का, वहां पे यही इफेक्टिव हाफ लाइफ जो है यूज होता है. ओके. अमाउंट ऑफ अपटेक, इफेक्टिव हाफ लाइफ. अमाउंट ऑफ अपटेक कितनी एनर्जी डिपॉजिट करेगा, एनर्जी जो मतलब टोटल एनर्जी पर सेकेंड रेट, किस रेट से डिपॉजिट करेगा वो कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इमिशंस और प्लस कितने हर के परसेंटेज है. मतलब कितने गामा, मान लो कि 5 गामा दे रहा है तो 5 गामा के परसेंटेज तो होंगे. बीटा कितने बीटा इमिट कर रहा है उसके अपने परसेंटेज होंगे. अल्फा कितना निकल रहा है उसका अपने परसेंटेज होगा. करेक्ट. टोटल सम होकर के आएगा. राइट. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंटरनल डोज जो है इट कैनॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली. डायरेक्ट मेजर करने का कोई तरीका नहीं. यू कैंट मेजर इट डायरेक्टली. दिस इज द बिग चैलेंज. करेक्ट. अब क्या बोल रहे हैं, if it cannot be measured, then it can only be inferred. Inferred मतलब अंदाजा. आपको कुछ चीजों को देख करके राइट उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. By looking at some parameters, you have to infer, you have to take a decisions. आपको उससे आइडिया लगाना पड़ेगा कि इंटरनल डोज कितना लगा होगा. ठीक है. वो कहां से मिलेगा, inferred from measured quantities like such as क्या बोला, बॉडी एक्टिविटी कंटेंट, जो ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि कितना अपटेक हुआ है. करेक्ट. उसके बाद एक्सक्रीशन रेट, किस रेट से बाहर जा रहा है, किस रेट से एलिमिनेट हो रहा है, या एयरबोर्न कंसंट्रेशन कितना है ऑफ मटेरियल. ये दो का बोला. एक्सक्रीशन रेट तो यूरिन कंटेंट से भी पता चल जाएगा, या कोई भी मेथड जो बॉडी से आ रहा है. एयरबोर्न कंटामिनेशन, एयरबोर्न कंसंट्रेशन
ब्रेथेवियर टेस्ट। वो वहां पे जो बॉडी से निकलेगा वो उसको मेजर करके आइडिया लगेगा कि कितना जो है अंदर है या बाहर है, right? किस रेट से एलिमिनेट हो रहा है। फाइन। तो आपको कहाँ कहाँ से इंफर करना पड़ेगा, कितना अपटेक है, किस रेट से एक्सक्रीशन हो रहा है, और या एयरबोर्न कंसंट्रेशन कितना है, रेडियोएक्टिविटी, उसी से आपको आइडिया निकालना पड़ेगा, राइट। नाउ अब ये एक टर्म है क्या, कमिटेड इफेक्टिव डोज। कमिटेड इफेक्टिव डोज जो वर्ड आएगा इज इट इज एस्टिमेटेड, कमिटेड इफेक्टिव डोज फ्रॉम एन एस्टिमेटेड इंटेक may then be calculated using dose coefficient। अब देखो ये एक नया टर्म आ रहा है। याद रखो कि एक्सक्रीशन रेट की बात है ना। कोई जैसे आप यहाँ पे एक इडली बनाते हैं ना, वो इसोफेजियल ट्रांजिट टाइम ये सारा देखने के लिए करते, जीआईटी के लिए करते हैं, करेक्ट। तो जीआईटी में जो भी जो गैस्ट्रो इसोफेजियल जो ट्रांजिट टाइम जो है वो क्या हर पेशेंट्स का अलग अलग नहीं होता, अलग अलग होता है। तो बॉडी के अंदर जब एक बार रेडियो एक्टिविटी इनकॉर्पोरेट हो गई तो ये एक्सक्रीशन रेट भी जो होगा वो भी क्या होगा, वो अलग अलग होगा। और दूसरा क्या बोला, उसका पाथवे भी अलग अलग होता है, और हर पाथवे में वो कहीं न कहीं जाएगा तो कुछ न कुछ देर तक रुकेगा, राइट। पाथवे में जा रहा है तो कहीं रुकता है, फिर उसके बाद दूसरे में जाएगा, फिर रुकेगा, फिर आगे जाएगा, ऐसे करके जाता है ना। तो जहां जहां रुकेगा वहां वहां से अलग अलग पॉइंट का रेडिएशन डोज जो होगा डिफरेंट होगा। तो एलोंग द पाथवे, राइट, जितना देर रह रहा है और किस पाथवे से घूम रहा है, राइट, तो और कौन से ऑर्गन को कितना डोज लग रहा है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, ओके। उस पाथवे और ये आपका एक्सक्रीशन रेट के लिए, इसके लिए लोगों ने क्या किया कि बायोकाइनेटिक्स मॉडल्स डेवलप करें, समझे। उसके लिए मैथमेटिकल मॉडल डेवलप करे हैं, और ये मैक्सिमम काम जो है आईसीआरपी ने किया है, समझे। चूंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है निकालना, अब तो भाई जिसको इंटेक हो गया, आप संभव आप क्या करोगे, आप एक्टिविटी तो क्वांटिफाई कर लोगे, लेकिन बाकी चीजें कॉम्प्लेक्स है। तो उन्होंने क्या किया कि ये मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया और ये बता दिया कि एक्टिविटी जो है, ये देखो एक टेबल बना दी डोज कोएफिशिएंट्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे क्या कैलकुलेटेड यूजिंग डोज कोएफिशिएंट्स। कैसे करते हैं, ये कैसे एस्टिमेट करो, एस्टिमेटेड इनटेक आपको पता चल गया, राइट। यहां से क्या कर रहे हो, आप एक टेबल यूज कर रहे हो, डोज कोएफिशिएंट का टेबल ले रहे हो। डोज कोएफिशिएंट का टेबल क्या है, मतलब कमिटेड इफेक्टिव डोज फॉर यूनिट इंटेक। फॉर यूनिट इंटेक का मतलब जैसे मान लो कि आपने एक्टिविटी है मेगाबेक्यूरेल और मेगाबेक्यूरेल, राइट। यदि कोई भी एक्टिविटी इंटर मान लो कि 1 मेगाबेक्यूरेल आयोडीन यदि जाएगा तो इंटरनल एक्सपोजर हर ऑर्गन डोज इक्विवेलेंट जो जाएगा हर ऑर्गन को कितना कितना जाएगा वो डोज कोएफिशिएंट्स में लिस्टेड है, समझिए। F18 1 मेगाबेक्यूरेल आ गया तो अलग अलग डोज को कितना कितना डोज जो है वो जाएगा, कमिटेड डोज कितना, कमिटेड इफेक्टिव डोज कितना होगा वो टेबल्स में लिस्टेड है, वहां से उठाना है और तब जाकर के ये करना है। और ये जो है ये हर रूट के लिए है। इनहेलेशन होगा तो क्या होगा,
इंजेक्शन हुआ है तो क्या होगा। ये टेबल जो बना हुआ है डोज कोफिशिएंट का टेबल किसके किसके लिए बना, इनहेलेशन के लिए भी बना है और इंजेक्शन के लिए भी बना है। ओके, तो किस फॉर्म में इनहेल मतलब बॉडी के अंदर आया है उस टेबल से आपको ये चीज पता है, राइट। डोज कोफिशिएंट आप ले लो, 1 मेगाबेक्यूरेल का पता है आपको, एक्टिविटी कंटेंट जो है आप एस्टिमेट कर चुके हो, मे बी लाइक 10 मेगाबेक्यूरेल, 20 मेगाबेक्यूरेल या 37 मेगाबेक्यूरेल है, तो उससे आपको सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। और सारे लोग यही काम करते हैं, क्यों? क्योंकि इसका कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली नहीं मेजर हो सकता, तो एस्टिमेट ही और इन्फर ही करना पड़ता है, और कोई रास्ता भी नहीं हमारे पास, और यही टूल्स लोगों ने डेवलप किया है। करेक्ट, फाइन। दूसरा, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है E50। करेक्ट, E50 क्या है? E50 है द कमिटेड इफेक्टिव डोज टू द वर्कर इंटीग्रेटेड ओवर 50 years फॉलोइंग इंटेक। अभी इंटेक हो गया तो 50 साल में कितना वो डोज देगा, वो एक्टिविटी जो भी इंटेक हुआ 50 years में वो कितना डोज देगा। अब ये 50 years का कॉन्सेप्ट इसलिए आया क्योंकि आप एडल्ट होगा तभी जॉब करने जाएगा, 18 ईयर के बाद जाएगा तो 68 में उसका रिटायरमेंट हो जाएगा, राइट। करेक्ट, तो 50 साल तक जो होगा, कोई भी इंजेक्शन हो गया, इनहेलेशन हो गया, राइट, तो वही डोज जो है वो उसके टोटल लाइफ टाइम डोज में जाकर के ऐड होगा। समझिए, 50 साल का कॉन्सेप्ट वहां से आया, इसलिए वो 50 साल फिक्स कर रहा है। तो ये जब भी होगा वो 50 साल का ही होगा। करेक्ट, और एक बार बॉडी में आ गया तो टोटल डोज निकालना ही निकालना है, ये नहीं कि 100 साल का हम निकालेंगे, और सबके लिए फिक्स कर दिया 50 साल। तो 50 साल में जो भी आएगा, इररेस्पेक्टिव, देखो ये भी लिखा है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज ऑफ द एडल्ट एट द टाइम ऑफ इंटेक, उसका कुछ भी हो 50 साल तक ही कैलकुलेट करेंगे। और 50 साल तक जो भी वैल्यू आएगा, इसी वैल्यू को E50 को, दिस असेसमेंट जो है of internal exposure may then be compared against relevant effective dose equivalent। समझ गए? मतलब क्या? relevant effective dose equivalent का मतलब यहाँ पे अब आपने असेस तो कर लिया, हर ऑर्गन के लिए मिल जाएगा, राइट। करेक्ट, समझ गए? हर ऑर्गन के लिए मिलेगा ना कि भाई इस ऑर्गन को इतना डोज लगेगा, इसको इतना लगेगा, इसको इतना लगेगा, इसको इतना लगेगा। करेक्ट, और फाइनली आपके पास क्या दिया हुआ है, जब डोज लिमिट देखोगे तो उसमें क्या होल बॉडी का डोज है आपका, होल बॉडी आ रहा है, होल बॉडी डोज प्लस नहीं जो भी हो, होल बॉडी डोज है, स्किन का है, राइट, हैंड्स एंड फीट है, एक्सट्रीमिटीज है, ऐसे जो भी है, लेंस ऑफ द आई है, इतना 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 है। करेक्ट, तो बाकी ऑर्गन को कहाँ कहाँ गया वो डोज इक्विवेलेंट आपने कर लिया, और सारे जोड़ करके इफेक्टिव में जब कंपेयर करोगे तो वहीं से कंपेयर करना है, वो एक्सीड तो नहीं कर रहा है। समझ गए? डिड यू गेट इट? हाँ, ऐसे इंटरनल एक्सपोजर जो है वो एस्टिमेट होता है इन ब्रीफ। अब है ये कैलकुलेशन, जितनी बातें जो यहाँ पे उठा रहे हैं, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, बायोकाइनेटिक मॉडल्स, उसके पीछे मैथमेटिक्स क्या है, दैट विल गो इनटू द डीप इन सो विल बी गोइंग नॉट इन दिस क्लास। रेडिएशन सेफ्टी में ये कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है। अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीज ऐसे होती है और ऐसे होती है, राइट। इट्स ओके, एनी क्वेश्चन? Oh, thanks, man. Yeah.